एक बहुत बड़ी और ज़रूरी बातचीत हुई अमेरिका और ईरान के बीच। पाकिस्तान ने मध्यस्थता की, लेकिन ये बातचीत पूरी तरह से फेल हो गई। आज इसी के अंदर की कहानी समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नतीजा क्या निकला। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने, आप देखिए, एकदम दो टूक शब्दों में कह दिया बातचीत फेल हो गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके बयान में ईरान के लिए एक साफ साफ चेतावनी भी छिपी थी। और ये कोई छोटी मोटी मुलाकात नहीं थी। नहीं, पूरे 21 घंटे। सोचिए, 3 अलग अलग दौर में जबरदस्त बातचीत चली और आखिर में नतीजा क्या निकला? 0, सिफर। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर उन 21 घंटों में उस बंद कमरे में ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ बिखर गया। चलिए एक एक करके इस डिप्लोमेटिक फेलियर की वजहों को समझते हैं। अच्छा, तो ये सब हुआ कहाँ? पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। इन टॉक्स को नाम भी दिया गया, इस्लामाबाद वार्ता। और देखिए, उम्मीदें तो बहुत लगाई गई थीं, पर शायद जो मुद्दे थे ना, उनका बोझ उम्मीदों से कहीं ज्यादा भारी पड़ गया। अब जरा टाइमलाइन पर नजर डालिए, कितनी तेजी से सब कुछ हुआ। 11 अप्रैल की सुबह, मतलब एकदम भोर में, ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा और दोपहर होते होते अमेरिकी टीम भी बातचीत की मेज पर आ चुकी थी। मतलब एक्शन एकदम फास्ट था। लेकिन असल बातचीत शुरू होती उससे पहले ही ईरान ने एक ऐसा काम किया, एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे माहौल को एकदम गंभीर और भारी बना दिया। और वो भारीपन क्यों था, ये स्लाइड बताती है। ये हिस्सा वाकई में गौर करने वाला है। देखिए, ईरान अपने साथ सिर्फ कागज या फाइलें लेकर नहीं आया था, वो अपने जख्म लेकर आया था। जिस प्लेन से वो आए उसका नाम था मीना 168। ये नाम उन 168 बच्चों और स्टाफ की याद में था जो एक स्कूल हमले में मारे गए थे। और प्लेन के अंदर 4 सीटें खाली छोड़ी गई थीं। उन सीटों पर क्या था? उन बच्चों के स्कूल बैग, उनके जूते, उनकी तस्वीरें। ये खामोश लेकिन इतना शक्तिशाली मैसेज था कि वो किस दर्द के साथ, किस बोझ के साथ उस बातचीत की मेज पर बैठे हैं। और बस यहीं से हम उन असली मुद्दों पर आते हैं, वो मुद्दे जहां दोनों के बीच की खाई इतनी गहरी हो गई कि उसे भरना नामुमकिन सा हो गया। तो असल बातचीत शुरू होने से पहले ही, मतलब एजेंडा पर आने से भी पहले, ईरान ने 2 बड़ी शर्तें रख दी। पहली शर्त, लेबनान में उसके सहयोगी हिजबुल्लाह पर जो इजरायली हमले हो रहे हैं वो फौरन रुकें, पूरी तरह से। और दूसरी, दुनिया भर के बैंकों में जो उनके अरबों डॉलर फ्रीज किए हुए हैं उन्हें रिलीज किया जाए। और ये जो टेबल है, ये स्लाइड, आप कह सकते हैं कि पूरी कहानी को साफ कर देती है। बस तीन ऐसे मुद्दे थे जहां आकर बात एकदम अटक गई। पहला, यूरेनियम एनरिचमेंट। ईरान ने साफ कह दिया कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ेगा। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ईरान चाहता था उस पर पूरा कंट्रोल, जबकि अमेरिका का कहना था कि ये बिना किसी शर्त के सबके लिए खुला रहेगा। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा पेच था, ईरान हिजबुल्लाह की सुरक्षा की गारंटी मांग रहा था और अमेरिका ये गारंटी देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अब एक और एंगल देखिए। एक तरफ तो इस्लामाबाद के बंद कमरों में बातचीत चल रही थी, सुलह की कोशिशें हो रही थीं, लेकिन बाहर कुछ और ही चल रहा था। कुछ ऐसी ताकतें थीं जो शायद चाहती ही नहीं थी कि ये बातचीत कामयाब हो। अब जरा सोचिए कि माहौल कैसा रहा होगा। अंदर पीस टॉक्स चल रही हैं और ठीक उसी वक्त बाहर इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह पर बम बरसा रहा है। यही नहीं, अमेरिकी नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में पहुंच जाती है ईरान की बिछाई हुई माइंस को साफ करने। और इसके जवाब में ईरान का IRGC क्या करता है? वो अमेरिकी जहाज़ों को 30 मिनट का अल्टीमेटम देता है, या तो पीछे हटो या फिर हमले के लिए तैयार रहो। अब ऐसे माहौल में भरोसे की उम्मीद कैसे की जा सकती थी? नामुमकिन। और इस पूरे जलते हुए माहौल में समझिए कि घी डालने का काम कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। सोशल मीडिया पर उनका मैसेज एकदम क्लियर था, ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है और हमारे पास कोई बैकअप प्लान, कोई प्लान भी नहीं है। तो ये बातचीत कहाँ थी? ये तो सीधा सीधा एक अल्टीमेटम था। और इसी बीच इजराइल की तरफ से भी एक ऐसा बयान आया जिसने मानो रही सही कसर भी पूरी कर दी। बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि इजराइल लड़ता रहेगा और ईरान के हर प्रॉक्सी को निशाना बनाएगा, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो या फिर हुती। इस एक बयान ने क्या किया? उसने ईरान की जो सबसे अहम मांग थी कि उसे क्षेत्रीय सुरक्षा की गारंटी मिले, उस मांग का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो बातचीत टूटी, और जैसे ही बातचीत टूटी, डिप्लोमेसी का चैप्टर क्लोज हो गया।
और एक नया कहीं ज्यादा खतरनाक खेल शुरू हुआ, मिलिट्री पावर दिखाने का खेल। तो अमेरिका की अगली चाल क्या? इकोनॉमिक ब्लॉकेड यानी आर्थिक नाकाबंदी। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझें तो ईरान के ट्रेड पर, खासकर उसके तेल एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से ताला लगा देना। और इशारा ये है कि ये वेनेजुएला स्टाइल नाकाबंदी होगी। मतलब जैसा वेनेजुएला के साथ किया गया था, अब वैसा ही ईरान के खर्ग आइलैंड जैसे बड़े पोर्ट्स के साथ करने की तैयारी चल रही है। और जाहिर है, इस नाकाबंदी को सिर्फ कागज पर तो नहीं रखा जाएगा। इसे असलियत में बदलने के लिए अमेरिकी नौसेना ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। और ये कोई मामूली मूवमेंट नहीं है। देखिए जरा, यूएसएस गेरोल्ड फोर्ड, यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर्स में से हैं, और ये सब के सब उस इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मिलिट्री जमावला है जो आने वाले बड़े खतरे का एक बहुत साफ संकेत दे रहा है। तो अब जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो सवाल सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का नहीं है। असली सवाल ये है कि दुनिया की सबसे ज़रूरी एनर्जी सप्लाई लाइन पर जो ये संकट मंडरा रहा है, इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर और शांति पर क्या पड़ेगा? इस सवाल का जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।